जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। हम सीआईएसएफ एसी जो कि यूपीएससी के द्वारा पेपर लिया जाता है, इसके क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। ये 2023 वाला पेपर है और बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस यहाँ से हम कवर करेंगे जो कि यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीएससी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। और इसमें जितने भी हिस्ट्री के रेलेवेंट क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आपने उन वीडियोस को देखा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रेलेवेंट जो भी सवाल हैं वो हम कवर करते हैं। इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी थीम्स वाली जो 2 बुक्स हैं ये पढ़ा दी हैं कंप्लीट। इसके अलावा हम 6, 7, 8 की एनसीईआरटीज भी हमने कवर करी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ के साथ कवर करते हैं, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इस वीडियो में हम रेलेवेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिए ये वाला सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा थोड़ा ट्रिकी भी है क्योंकि कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला ये कि गोवा जो है ये स्टेट के रूप में स्टेब्लिश हुआ। जो यूनियन टेरिटरी थी हमारी दमन दीव, उससे अलग होकर 1987 में। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो मिजोरम है वो पहले एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। तीसरा ये है कि कर्नाटक जो ये क्रिएट हुआ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा। चौथा है कि जो बॉम्बे है, स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसे बाइफरकेट करके गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में बदल दिया गया 1960 में। देखिए गोवा की बात करते हैं तो हमें पता है कि गोवा जो है ये स्टेट हुड का दर्जा कब मिला, 1987 में। ठीक है, किस यूनियन टेरिटरी से अलग होकर दमन दीव से, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। दूसरा, मिजोरम क्या ये यूनियन टेरिटरी थी? तो देखिए मिजोरम का थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले मिजोरम को लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता था। ये असम का पार्ट थी। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट, लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। आगे चल के 1954 में क्या होता है, जो लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, मीजो हिल डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए ये जो पहाड़ियों के नाम है नॉर्थ ईस्ट के, लुसाई, मिजो, इसे भी याद रखने में आपकी मदद करेगा, इसलिए इसे ध्यान से समझें। तो रीनेम करके क्या कर दिया गया, मीजो हिल डिस्ट्रिक्ट। कब, 1954 में। इसके बाद आगे चल के 1972 में क्या होता है, जो यूनियन टेरिटरी के रूप में बदल दिया जाता है। किसे, मीजो हिल डिस्ट्रिक्ट को। कौन सी यूनियन टेरिटरी, नाम क्या होता है इस यूनियन टेरिटरी का, तो मिजोरम ही होता है। और आगे चल के 1987 में स्टेट हुड का दर्जा दे दिया जाता है इसी यूनियन टेरिटरी को। और नाम क्या है, ऑब्वियसली हम बात करें मिजोरम की। तो उम्मीद है ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। पहले नाम क्या था, पहले नाम था मिजो हिल डिस्ट्रिक्ट, और उससे भी पहले यानी इनिशियली जो है वो नाम था लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए यहाँ पे जो बात है ये कर्नाटक कहा जा रहा है, कर्नाटक नहीं, मैसूर। मैसूर जो है ये नाम था और मैसूर क्रिएट किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। और आगे चल के कब कब 1973 में, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। 1973 में मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक हो जाता है। तो इस वजह से जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। चौथा देखिए, हाँ बिल्कुल सही है, बॉम्बे, स्टेट ऑफ बॉम्बे को ही बाइफरकेट करके गुजरात और महाराष्ट्र में बदला गया। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, स्टेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्या है स्टेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? तो जैसा कि हमें पता है, जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी इसे अरेंज करने का काम किया गया स्टेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। अब इसमें जो पूछा जाता है सवाल बहुत ज़्यादा, वो पूछा जाता है कि कितने कैटेगरी थे स्टेट्स के। तो 4 थे, पार्ट ए, बी, सी और डी। 4 पार्ट थे इसमें, पार्ट ए, बी, सी और डी। पार्ट ए में कौन कौन से स्टेट आते थे, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनमें जो फॉर्मर गवर्नर की प्रोविंसेस थी, जो कि गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती थी, फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस। अब कौन कौन से गवर्नर प्रोविंसेस होते थे, फॉर एग्जांपल बॉम्बे है, मद्रास है, जो भी बड़े बड़े स्टेट थे, ठीक है, बॉम्बे, मद्रास, इसके अलावा असम, बिहार, ये सभी आपके फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस का पार्ट थे। पार्ट बी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत पार्ट बी में कौन से स्टेट शामिल थे, तो इनमें थे शामिल प्रिंसली स्टेट्स। और प्रिंसली स्टेट जैसा कि हमें पता है राजाओं के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, ठीक है, प्रिंसेस के द्वारा, तो ये पार्ट बी में आते थे। पार्ट सी में कौन से आते थे, पार्ट सी में आते थे कमिश्नर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस आते थे। और इनमें भी इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स भी कुछ होते थे। और इनमें कौन कौन से थे, जैसे अजमेर हो गई, दिल्ली हो गई, ये सब आपके पार्ट सी का पार्ट थे। पार्ट डी में कौन थे, तो पार्ट डी में
लेफ्टिनेंट गवर्नर वाले स्टेट शामिल थे जो कि अपॉइंट किए जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। यही पूछते हैं मेनली कि पार्ट ए बी सी डी में कौन से स्टेट शामिल थे, नाम भी नहीं इवन पूछते हैं। बस आपको याद रखना है कि पार्ट ए में जो है वो गवर्नर प्रोविंसेस थे, पार्ट बी में प्राइंसली स्टेट थे, पार्ट सी में चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस थे, और पार्ट डी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जो एडमिनिस्टर किए जाते थे। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट इस पर डिस्कशन कर लिया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन ट्राई करिए। क्या कहा जा रहा है कि किस पर्सन के द्वारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पद नहीं धारण किया गया? बहुत सारे सवाल नोट वाले हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, के आर नारायण और नीलम संजीवा रेड्डी। तो हमें पता है कि हमारे सेकंड प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो इसका मतलब जो है ये आंसर तो होगा नहीं, बिकॉज हमसे पूछा गया कौन सा नहीं थे। अगला है जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन हमारे थर्ड प्रेसिडेंट थे ना, थर्ड प्रेसिडेंट थे और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। के आर नारायणन भी रह चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट दोनों, बट नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा के स्पीकर थे अर्लियर। हालांकि ये आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं ऑब्वियसली। और ये जो है ये निर्विरोध चुने गए थे। इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, अनअपोज्ड प्रेसिडेंट थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा स्पीकर थे, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आई थिंक ये एक ही प्रेसिडेंट है जो पहले लोकसभा स्पीकर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि नीलम संजीव रेड्डी जो है ये लोकसभा स्पीकर थे अर्लियर। ठीक है, थर्ड नंबर के। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे, कमेंट करके आप बताइएगा। सही आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आसान से सवाल है ये तो। सेंसस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इंडिया में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्पीकर कौन से हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बंगाली, मराठी, तेलुगु, उर्दू। तो सबसे ज़्यादा जो है ये हिंदी बोली जाती है, इसके बाद बंगाली, देन मराठी। टॉप 3 याद रखिए, उसके बाद तेलुगु का नंबर आता है, बट टॉप 3 आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी का है, आंसर करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला ऑप्शन ये है, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन्स इन द पंचायत एट ईच लेवल रिजर्व फॉर वुमेन। यानी 1/3 जो है ये रिजर्वेशन वुमेन को दी गई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। दूसरा ऑप्शन देखिए, स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है जो लोकल बॉडीज़ के 3 लेवल हैं उनमें। तीसरा यह है कि जो स्टेट हैं ये प्रोवाइड कर सकते हैं ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन अगर जरूरत पड़ती है तो। चौथा ये कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये गवर्नर की एडवाइस पर अपॉइंट किए जाते हैं ताकि पंचायत इलेक्शन को कंडक्ट किया जा सके। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो तो काफ़ी आसान है। 243D आर्टिकल के तहत ये रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है। 1/3 सीट्स रिजर्व हैं वुमेन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। दूसरा, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए भी सीट रिजर्व है। किस आर्टिकल के तहत ये आप बताइएगा। तीसरा देखिए, हाँ ये भी जो प्रोविज़न है वो सही है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा सकती है, कैन प्रोवाइडेड कहा गया है इफ़ नीडेड। और चौथा देखिए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है ये प्रेसिडेंट नहीं गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये बात गलत है और हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा गया था। तो सही आंसर जो हमारा ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 14 के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ये कि ये केवल तभी अप्लाई होगा जब इनवाइडियस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा और इक्वल्स और सिमिलरली सर्कमस्टेंसेस पर्सन में बिना किसी रेशनल बेसिस के। इसका हिंदी भी देख लीजिए। अनुच्छेद 14 केवल तभी लागू होगा जब बिना किसी तर्क संगत आधार यानी बिना कोई ग्राउंड्स, बिना कोई प्रॉपर रीजन दिए, इसके आधार पर समान और सदृश परिस्थितियों पर, यानी दोनों की कंडीशन सेम है 2 पर्सन की या 2 सिचुएशंस की, तो उस केस में ये कहा जा रहा है अगर किसी के साथ द्वेषपूर्ण विभेद यानी मेलिशियस इंटेंशन के साथ डिफरेंशिएशन किया जाता है तो उस केस में आर्टिकल 14 पिक्चर में आएगा। दूसरा ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 14 जो है ये भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल 14 तो यही है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अच्छा, ये दोनों जो है ये किस देश से लिए गए? दोनों प्रोविजन अलग अलग देश से लिए गए। बहुत आसान सवाल है ये, कमेंट करके बताइएगा। तो ये तो क्वेश्चन ही बहुत आसान है अपने आप में, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आर्टिकल 15 भी देख लेते हैं जल्दी से। तो आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 है
ये बेयर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसी से रेफ़र करें आर्टिकल्स को। वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड भी किया है ये, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करके आप सर्च कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट देखिए डेफिनेशन है आर्टिकल 12 में, 13 में बताया गया जो फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में है वो इनकन्सिस्टेंट माने जाएंगे, और ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है। ठीक है, कंप्लीट हमने आई थिंक काफ़ी सारा पोर्शन में पॉलिटी कवर किया है, कुछ टॉपिक्स बाकी हैं। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 है, इनमें इक्वलिटी बिफोर लॉ देखने को मिलता है, यानी कानून के समक्ष समानता। दूसरा ये है कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर तो उसे प्रोहिबिट किया जाएगा। 16वां जो आर्टिकल है वो ये है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी सबको बराबरी का मौका मिलेगा, अवसर की समानता कहते हैं। तीसरा ये कि अनटचेबिलिटी जो है ये अबॉलिश कर दी गई है इंडिया में। और 18वां जो आर्टिकल है वो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स का है, कोई अलग तरह से टाइटल्स नहीं पर्सन के द्वारा लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस कब अटेम्प्ट किया गया और पहली बार डेसिनेलियस सेंसस कहाँ से रेगुलर शुरू हो गया? बहुत ही आसान है ना। 1872 में पहली बार प्रयास किया गया, ऑप्शन भी कहीं नहीं दिख रहे हैं सिवाय ऑप्शन सी के, तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी। फिर 1881 से रेगुलर होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्टेट गंगा बेसिन का पार्ट है? अब अगर आपको मैप का आइडिया है डेफिनेटली तो हिमाचल प्रदेश वाला स्टेट जो है ये गंगा बेसिन का पार्ट माना जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी सिक्किम, असम, उड़ीसा नहीं है मैप में। अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि दादरा और नागर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है और जो दमन और दीव है मर्ज कर दिए गए 2020 में, तो उसके बाद मर्ज करने के बाद इस यूनियन टेरिटरी की कैपिटल क्या हुई? दादरा है, दीव है, दमन है या सिलवासा है? ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। देखिए पहले जो है वो दादरा नागर हवेली की कैपिटल सिलवासा थी, राइट, बट मर्ज करने के बाद क्या हो गई? दमन। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी 69 बीपीएससी से डायरेक्टली रिपीटेड है, तो स्टेट पीएससी के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेक विक्टोरिया के बारे में कहा जा रहा है कि ये 4 कंट्री में डिवाइडेड है, नहीं 4 नहीं 3 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी है? केनिया है, युगांडा है और तंजानिया है। ठीक है, ये 3 कंट्रीज हैं। तो पहला जो है गलत है, पहला अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है ऑप्शन सी। इसका मतलब ये अफ्रीकन, ये रिफ्ट वैली का पार्ट क्यों होंगी? रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है, मैप में आप देखेंगे तो आसानी से आइडिया लग जाएगा, आंसर ऑप्शन सेकंड आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा नहीं है आपको सभी जो सभी स्टेटमेंट्स हैं इनके बारे में आइडिया है तभी आप आंसर कर सकते हैं, केवल फर्स्ट के बारे में पता, हाँ 4 नहीं 3 कंट्रीज हैं, आंसर निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंस सेक्शन से है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है, यानी जिस साउंड की ज़्यादा पिच होती है उसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। दूसरा ये कि हाई पिच जो है ये इसका मतलब है कि हाई एम्पलीट्यूड होगा। तीसरा ये कि हाई पिच जो साउंड है उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, हाई होती है। चौथा ये कि हाई पिच साउंड की लो फ्रीक्वेंसी होती है और हाई एम्पलीट्यूड होता है। देखिए जो हाई पिच साउंड होती है, हाई पिच साउंड ये डिपेंड करती है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साउंड से क्वेश्चन बनता है और यही सवाल मेनली पूछे जाते हैं। वैसे साउंड पर अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है और उसमें यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब कुछ कंपाइल करके डिस्कस किया है और ये साइंस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो। तो पिच जो है ये डिपेंड करती है किस पे? ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी। जबकि जो लाउडनेस है, कौन सा साउंड ज़्यादा लाउड होगा, ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हाइट होती है, ये जो वेव की हाइट होती है, ये एम्पलीट्यूड कहलाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पता होगा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चन ही हम कवर कर रहे हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी से संबंधित है और कमेटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 1921 में एग्जिस्टेंस में आई, बिल्कुल सही है ये। दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है यह स्पीकर के कंट्रोल में नहीं है एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन, यानी जब शुरुआत हुई इसकी उस टाइम पे यह स्पीकर के कंट्रोल में नहीं थी। तो जो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी एडवाइजरी नेचर की होती है, ठीक है, तो ये कंट्रोल वाली बात जो है गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन देखिए, फादर ऑफ विटामिन थेरेपी किसे कहा जाता है? तो मैक्सिमम जो विटामिन है ये फंक के द्वारा डिस्कवर किए गए, सही आंसर इसका कैसिमर फंक होगा।
और इसमें रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं है, इतने क्वेश्चंस इनफ है जितने हमने रेलेवेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। और इसके बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी रिसेंटली हुए हैं, वो पेंडिंग है, उनकी वीडियो लेक्चर्स में जल्द ही लेके आने वाला हूँ। और इसके साथ ही मैं रिसेंट में जो पेपर हुआ है CAPF का, CDS का, ये सब तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, इवन सिविल सर्विसेज भी, तो इनको ज़रूर आप अच्छे से कवर कर लें। और इसके साथ ही अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट के 5 ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें कुछ हमारे बाकी हैं, तो उससे हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी, तो ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। कोई नया पॉइंट मिले तो उसे ज़रूर लिखें ताकि आप उनका रिवीजन कर सकें। अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें ये चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।